हेलो एवरीवन। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखते हैं कि सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम जो गवर्नमेंट ने फरवरी 2015 में लाई उसका क्या बेनिफिट है और आज तक कितने बेनिफिट हुए उस स्कीम की। सिर्फ स्कीम के बारे में नहीं देखेंगे, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि जनरल पॉपुलेशन या फार्मर्स को कितना प्रॉफिट हो सकता है सिर्फ सॉइल हेल्थ कार्ड के बेसिस में फर्टिलाइज़र को अप्लाई करने से। 2015 से पहले जब तक ये स्कीम नहीं आई थी तो गवर्नमेंट का जो मेन उद्देश्य था इसको लेके कि फर्टिलाइज़र की जो हम डालते हैं वो एक बैलेंस में डाला जाए और ऐसे न्यूट्रिएंट को भी इंक्लूड किया जाए जिसकी असली में कमी है। क्योंकि जनरली आप जानते हैं कि यहाँ पे जो इतनी भी फार्मिंग होती है उसमें फार्मिंग हो चाहे कोई भी चीज़ें हो, हॉर्टिकल्चर हो, एग्रीकल्चर हो, उसमें मेजर जो फर्टिलाइज़र हम लोग अप्लाई करते हैं NPK ही करते हैं। ठीक है, तो लेकिन आप जब सॉइल टेस्ट कराते हैं तो आपको सॉइल टेस्ट में काफ़ी सारी चीज़ों की कमी मिल सकती है, जैसे सल्फर की कमी हो सकती है, बोरॉन की कमी हो सकती है, जिंक की कमी हो सकती है। तो अब फार्मर्स को ये बताना है कि सिर्फ आपके NPK डालने से या आपके नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास डालने से ही सिर्फ वो प्लांट की जो पूर्ति करनी है, जो न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति करनी है, वो पूरी नहीं होने वाली। तो इसलिए सॉइल हेल्थ कार्ड सिस्टम को लाया गया। दूसरा, सरकार का ये बेनिफिट था कि जो आने वाले टाइम में जो फर्टिलाइजर सब्सिडी वगैरह का जो प्लान बनाना था, प्लानिंग करनी थी, उनको इस बेसिस पे प्लानिंग करनी थी कि असली में फार्मर्स को 1 हेक्टेयर लैंड में कितनी रिक्वायरमेंट है किसी भी फर्टिलाइजर की। क्या फार्मर्स ज़्यादा तो नहीं डाल दे रहा है या कम तो नहीं डाल रहा है। तो बैलेंस डोज को एक रिकमेंडेशन प्रैक्टिसेस में लेके आना था। अब सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम है क्या? इसमें 12 पैरामीटर्स इंक्लूड किए गए। ये 12 पैरामीटर्स थे आपके pH, EC, ऑर्गेनिक कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास, आपका कॉपर, जिंक, आयरन, मैग्नीज, बोरॉन और आपका सल्फर। तो ये सारे जो पैरामीटर्स थे इनको इंक्लूड किया गया ताकि एक फार्मर को एक रिकमेंडेशन मिल सके, जो रिकमेंडेशन आपका फार्मर को बेनिफिट कर सके, उसके यील्ड में प्रोडक्शन ला सके। सिर्फ नाइट्रोजन बढ़ा देने से क्रॉप की ग्रोथ अच्छी नहीं हो सकती, सिर्फ फास्फोरस बढ़ा देने से क्रॉप की ग्रोथ अच्छी नहीं हो सकती। जो बैलेंस में जो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है उनको प्लांट्स को मिलना ज़रूरी था। इसलिए ये जो हमने मेजर न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमने सेकेंडरी और माइक्रो न्यूट्रिएंट पे भी फोकस किया, ऑर्गेनिक कार्बन पे फोकस किया, सॉइल सैलिनिटी और एसिडिटी पे फोकस किया। इन सारी चीज़ों को फोकस करने के बाद हमने ट्राई किया कि अब इस पे जब हमारे पास ये सारी चीज़ें आ जाएंगी तो हम फार्मर को एक अच्छा से अच्छा रिकमेंडेशन दे पाएंगे कि अगर मान लीजिए कि उसके फील्ड में बोरॉन की भी कमी है, सल्फर की भी कमी है, तो NPK के साथ बोरॉन और आपका सल्फर को भी साथ में फार्मर डाले, हम उसको सजेस्ट कर सकें। तो जनरली काफ़ी सारी समस्या आती है, जैसे कि आप समझने की कोशिश करते हैं कि वो रिकमेंडेशन प्रैक्टिस क्या है, या आपके पास रिकमेंडेशन नहीं है और आपके पास सॉइल हेल्थ कार्ड के आपने सॉइल टेस्टिंग कराने के बाद जो वैल्यू ले आई है आपके सामने है और आप देखना चाहते हैं कि हम कैसा रिकमेंडेशन करें। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने वेबसाइट बनाई है, मैं उसका लिंक नीचे डाल देता हूँ। उस वेबसाइट में आप फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन में जाइए। आप फर्टिलाइजर, ये आपकी soilhealth.dac.government.in की वेबसाइट है। मान लीजिए कि आपने सॉइल टेस्टिंग करवाई है और आपको रिकमेंडेशन के बारे में दिक्कत हो रही है, तो आप क्या कर सकते हैं। तो देखते हैं कि आप फर्टिलाइजर का कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, आप कैसे रिकमेंडेशन देख सकते हैं कि आपको कितना डालना है, उसके बारे में डिटेल में देखते हैं। तो आपने इस वेबसाइट पे गए soilhealth.dac.government.in पे, यहाँ पे आप जाके आप करेंगे फर्टिलाइजर डोजेस फॉर क्रॉप। जैसे ही आप करेंगे वैसे ही आपके पास आ जाएगा स्टेट सेलेक्ट करने के लिए, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के लिए, और जो आपको सॉइल हेल्थ कार्ड जो मिला है उसमें जो डाटाज हैं उनके बारे में आपको लिखना होगा। ठीक है, तो हम लोग एक रफ में कर लेते हैं कि कैसे। मान लीजिए मैं यहाँ छत्तीसगढ़ में हूँ और मैंने एक डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया, कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया। अब हम देखते हैं कि मेरे जो सॉइल टेस्ट कार्ड में जो वैल्यूज है उसको डालते हैं। मान लीजिए मेरे जो ऑर्गेनिक कार्बन है 0.2% है, नाइट्रोजन हमारा 120 kg पर हेक्टेयर आया है सॉइल हेल्थ कार्ड में, और फॉस्फोरस मान लीजिए 5 है और पोटेशियम मान लीजिए आपका 120 के आसपास है। ठीक है, तो अब मैं इसको कंटिन्यू कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आपका जो ऑप्शन आया है वहाँ पे आपको क्रॉप सेलेक्ट करना है, क्रॉप का ग्रुप सेलेक्ट करना है, क्रॉप सेलेक्ट करना है, वैरायटी आपकी जो होगी वो सेलेक्ट करना है, सीजन आपका
कौन सा है वो सिलेक्ट करना है, सॉइल की टाइप कैसी है, इरिगेशन कौन सा है, वो ये सारी चीज़ें आपको सिलेक्ट करना है। चलिए देखते हैं। क्रॉप ग्रुप हम सिलेक्ट कर लेते हैं कि हमने सीरियल्स लगाया है। क्रॉप मान लीजिए हमने कोई भी हम मान लेते हैं कि हमने मान लीजिए कि हमने राइस लगाया हुआ है, या हमने मान लीजिए कि अब वीट का टाइम आने वाला है तो वीट के लिए हमको रिकमेंडेशन चाहिए। ठीक है, वैरायटी, ऑल वैरायटी, इरिगेशन हमने इरिगेटेड रखा है। ठीक है, क्योंकि ये रबी के लिए हम लोग देख रहे हैं तो ठीक है, तो अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसमें आपको बता दिया कि आपको कितना कैसा कॉम्बिनेशन आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप इसमें नीम कोटेड यूरिया यूज कर सकते हैं 363 kg पर हेक्टेयर, सिंगल सुपर फॉस्फेट 625 और पोटेशियम क्लोराइड। अब इसमें आप फर्टिलाइजर आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको फर्टिलाइजर चेंज करना है कि आप कौन से फर्टिलाइजर डालने हैं, आपके पास कौन से फर्टिलाइजर अवेलेबल है, तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं और उनके हिसाब से आप उनको यहाँ पे डोजेज आ जाएंगे और डोजेज को आपको अप्लाई करना है। सेम चीज वैसी ही आपकी फर्टिलाइजर कॉम्बिनेशन 2 या आपका दूसरे फर्टिलाइजर के हिसाब से आपका कॉम्बिनेशन है, तो आपको ऐसा कॉम्बिनेशन सेट करना है जिसमें आपके कॉस्ट कम से कम हो सके। ठीक है, अब ये तो आपने एनपीके के बेसिस पे देख लिया। अब हमको चाहिए कि माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट का सजेशंस भी चाहिए, तो हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पे जाते हैं। हमारा पीएच आपका मान लीजिए कि हम एसिडिक सॉइल पे काम कर रहे हैं तो एक पीएच 6 रख लेते हैं। ईसी आपका 4 रख लेते हैं। ठीक है, 4 डेसिसाइमन आपका। ठीक है, आपका अवेलेबल सल्फर्स मान लीजिए जो वैल्यू आई होगी हम इसको 10 ppm में कर लेते हैं। जिंक आपका 0.2 रख लेते हैं। बोरॉन आपका 12 ppm, आपका आयरन आपका 2.5 ppm, मैग्नीज आपका 2 और कॉपर आपका 8 ppm। एक ये सारी चीजें आपका हम लोग एज अ रफ ले रहे हैं। ठीक है, कॉपर आपका 0.2 है तो हम लोग इसको रख लेते हैं आपका 4 ppm के आसपास, या 0.1 रख लेते हैं। ठीक है, बोरॉन आपका 0.5 है तो हम इसको रख लेते हैं 0.2 रख लेते हैं। ठीक है, तो 0.2। सल्फर आपका 10 ppm है, इसको भी थोड़ा कम कर देते हैं ताकि इसका रिकमेंडेशन आ जाए। चलिए देखते हैं। तो इसमें भी आपका रिकमेंडेशन है, आपका एसिडिक है, लाइम की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि आपका पीएच 6 है। ईसी आपका 4 है। ठीक है, ऑर्गेनिक कार्बन 0.2 है, वेरी लो है, इसके लिए आपको मैन्युअल्स ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, सल्फर आपका डिफिशिएंट है, ये सारे एलिमेंट्स मैंने डिफिशिएंट रखे थे तो इसके हिसाब से जैसे सल्फर आपको 20 से 40 kg लगेगा। जिंक सल्फेट 15 से 25 kg, बोरेक्स आपको 5 से 10 kg, 1 फेरस सल्फेट आपको लगेगा 25 से 50 kg, मैग्नीशियम सल्फेट 10 से 25 kg, कॉपर। तो मैंने ये कंडीशन आपका अपने से डाली है ताकि जो रिकमेंडेशन है हमारा, जैसे हमारी वैल्यू सॉइल टेस्ट में कम आई है उस कंडीशन पे, लेकिन आपको सॉइल टेस्ट की वो वैल्यूज डालनी है जो आपके ऑलरेडी आपके सॉइल टेस्टिंग कराने के बाद आई हुई है, तो उसको डालेंगे तो आप पूरे रिकमेंडेशन आप डाल सकते हैं। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ सिंपल सा आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। कितना आपको जिंक डालना है, कितना बोरॉन डालना है, कितना फेरस सल्फेट डालना है, कितना नीम कोटेड। आप फर्टिलाइजर के कॉम्बिनेशन चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं नीम कोटेड की जगह यूरिया कर दे रहा हूँ या यूरिया की जगह मैं अमोनियम सल्फेट कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, आपको जो फर्टिलाइजर मिल रहा है, आपको जो कॉस्ट में कम पड़ रहा है उसका आपको यूज करना है। आपको ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है ताकि प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो जाए और सॉइल की हेल्थ भी मेंटेन रहे। रिकमेंडेशन में आप जैसे ही जाएंगे वैसे ही आपको जो सॉइल हेल्थ कार्ड में आपने जो टेस्टिंग कराई है उसका आप वैल्यू डालेंगे। जैसे आपका मान लीजिए ऑर्गेनिक कार्बन 0.3 है, आपने नाइट्रोजन आपका 200 है, फॉस्फोरस आपका 12 है, ऐसी आपकी काफ़ी सारी वैल्यूज आती जाती हैं और आपने उसमें आपको सिर्फ उसको डालना है। जब आप वो सारी चीज़ें उसको एंट्री कर देंगे, पीएच, ईसी, सारे जो आपके 12 पैरामीटर हैं, आपने जो सॉइल टेस्टिंग कराई है, आपको जो कार्ड मिला है, उसका जब एंट्री कर देंगे तो आप उसमें देख सकते हैं कि वेबसाइट में आप उसको कैलकुलेट पे जब क्लिक करेंगे तो वो आपको एक रिकमेंडेशन शो करेगा कि अगर आपकी मान लीजिए सॉइल एसिडिक है, आपका जो पीएच है 4 है, तो वो कितना लाइम या कैल्शियम कार्बोनेट या चूना कितना डालना है सॉइल में, वो आपको प्रति हेक्टेयर में कैलकुलेट कर देगा। नाइट्रोजन की कमी है, आपका 100 से 200 के बीच में है, कमी है,
तो बता देगा कि कितना डालना है, पोटास की कमी है तो कितना डालना है। ये सारी चीज़ें आपका वेबसाइट के थ्रू आप सॉइल हेल्थ कार्ड को एंट्री करेंगे तो वैसे के वैसे आपका बता दिया जाएगा। तो अब इससे होता क्या है, इससे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। एक, आपका जो फर्टिलाइज़र का लॉस है, आपको पता ही नहीं है कि आपको कितना फर्टिलाइज़र डालना है। जब आपने सॉइल टेस्टिंग करा ली, आपको पता है कि मेरे सॉइल में इतनी कमी है और आपने अपने वेबसाइट में जाके उसको एंट्री किया, आपके पास एक वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। वो जो वैल्यू है, आपने उस वैल्यू को क्या किया, फील्ड में अप्लाई किया, तो उससे क्या होगा कि आप जो एक्सेस फर्टिलाइज़र डाल देते हैं क्रॉप में, वो वहाँ एक्सेस फर्टिलाइज़र आपका वेस्ट नहीं होगा, कॉस्ट आपकी बच जाएगी। कॉस्ट बचने के साथ साथ आपका क्या होगा, सॉइल की हेल्थ जो है वो भी ख़राब नहीं होगी। करने वाला सॉइल हेल्थ कार्ड में एक गवर्नमेंट की स्कीम थी, वो आपका गवर्नमेंट का स्कीम था कि जो लोकल एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अगर सॉइल टेस्टिंग लैबोरेटरी खोलना चाहते हैं तो वो क्या कर सकते हैं। उसमें आपकी जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, वो लोकल जो सॉइल हेल्थ प्रोग्राम है, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट प्रोग्राम है, उसके अंडर गवर्नमेंट ने ये सब्सिडी अनाउंस किया कि जो सॉइल हेल्थ कार्ड के रिलेटेड जो लैबोरेटरी सेटअप में आपका मैक्सिमम 5 लाख का कॉस्ट, 5 लाख के कॉस्ट में आपको सिर्फ 25% ही पे करना पड़ेगा, बाकी का 75% गवर्नमेंट पे करेगी एज अ सब्सिडी सेटिंग अप में। अब उसके लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी, स्टेट लेवल कमेटी और नेशनल लेवल रीजन जोन बनाया गया। डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी में एज अ कमिश्नर कलेक्टर को रखा गया। कलेक्टर के साथ साथ और भी अधिकारी थे, जैसे कि आपके एग्रीकल्चर डायरेक्टर, आपके सॉइल टेस्टिंग ऑफिसर वगैरह, केवीके से रिलेटेड ऑफिसर, ये सारे के सारे उस कमेटी में रहेंगे। उनके पास आप एक प्रपोजल डालेंगे कि हम आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, आप एक प्रपोजल डालते हैं कि सॉइल टेस्टिंग लैबोरेटरी खोलना है, तो वो उनके थ्रू से पास होगा। फिर स्टेट में आप सेक्रेटरीट में मिनिस्ट्री में जाएगा। मिनिस्ट्री के बाद आपका फाइनली मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर्स में जाएगा। वहाँ से एंटरप्रेन्योर की लिस्ट सेलेक्ट होगी और आपका प्रपोजल एक्सेप्ट होता है। आपका प्रपोजल एक्सेप्ट होने के बाद आपको वो सब्सिडी दी जाएगी। अच्छा, वो सब्सिडी आपको कैसे मिलेगा, वो सब्सिडी आपको सेटअप करने के बाद, इनिशियल आपका कॉस्ट करने के बाद, जो भी आपकी कॉस्ट आती है लैबोरेटरी इक्विपमेंट्स पे लेके, चाहे एनालिसिस इंस्ट्रूमेंट्स को लेके, उनके बिल जब आप सबमिट करेंगे तब आपको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से वो पेमेंट आपकी रिलीज की जाएगी। तो ये आपका एक स्कीम था जिसमें जो सॉइल हेल्थ सेटअप करने का और बाकी भी चीज़ें भी, इसमें कुछ प्रोज एंड कॉन्स थे। जैसे कि जो सॉइल हेल्थ टेस्टिंग में है क्यों इसमें प्राइवेट चीज़ों का आना क्यों ज़रूरी है या लोकल एंटरप्रेन्योर्स का आना क्यों ज़रूरी है। गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज़ हैं वो काफ़ी लिमिटेड है और जो सैंपल का साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इतने विलेजेस हैं, इतने पंचायत, इतने ब्लॉक्स हैं, उनसे रिलेटेड अगर इतने सारे सैंपल्स आए और वो सैंपल्स टेस्टिंग के लिए आए तो कहीं ना कहीं एरर आने की संभावनाएं रहती हैं। तो अगर लोकल टेस्टिंग लैबोरेटरीज होंगी तो वो ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर पाएंगी। अगर आपके पास सॉइल टेस्टिंग कार्ड आपका लोकल लैबोरेटरी से भी बन जाए तो आप रिकमेंडेशन को निकाल सकते हैं। दूसरा, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो होगा ही साथ ही साथ, ठीक है। इसके अलावा आपका प्रॉपर मैनेजमेंट हो सकता है क्रॉप्स का, फर्टिलाइज़र का मैनेजमेंट हो सकता है, बेटर आपका क्रॉपिंग सिस्टम हो सकता है, बेटर प्रॉफिट हो सकता है। अब सॉइल टेस्टिंग को जनरली जो रिकमेंड किया जाता है वो आपका 2 से 3 साल के बीच में आपको या नेक्स्ट क्रॉपिंग में या उसके आपको एनालाइज करवाना चाहिए। और सल्फर बेस्ड फर्टिलाइज़र की हो या आपकी रिक्वायरमेंट आपकी बोरॉन बेस्ड फर्टिलाइजर्स की हो, बोरॉन फर्टिलाइजर्स की हो, या आपको जिंक की रिक्वायरमेंट हो, जिंक सल्फेट का रिक्वायरमेंट हो, तो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ भी उस एरिया वाइज क्या है कि अपने अप्रोचेस को इंक्लूड कर सकते हैं कि इस एरिया में इस फर्टिलाइज़र की डिमांड ज़्यादा है या इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से प्रोडक्शन, और इससे कंपनीज़ को भी प्रॉफिट होगा, फार्मर्स को भी प्रॉफिट होगा, गवर्नमेंट को प्रॉफिट होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा और इससे ऑल ओवर फ़ायदा ही होगा। तो होप
आपको ये सॉइल हेल्थ कार्ड का जो स्कीम है वो स्कीम आपको समझ में आया होगा। इसका जो प्रॉपर आपका जो वेबसाइट पे देखने का है वो मैंने आपको समझा दिया है। इसको अब कैसे देखते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ like it, share it, and if you have any queries please comment in the section below.